हेलो एवरीवन, विद्यास्त्र करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू अगेन। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चला रहे हैं 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, जो कि आपको चैप्टर वाइज मिल रही है। तो उसी सीरीज में आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो थर्ड चैप्टर रहेगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशंस लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियोस नोट्स आपको प्रॉपरली पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए और उसका आपको ऑनलाइन बैकअप सपोर्ट भी मिले, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कि आपको पूरे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स प्लस साथ में आपको पूरा ऑनलाइन बैकअप सपोर्ट्स, आपको जो भी डाउट्स क्लियरिंग सेशंस लगता है उसमें आपको चांस मिलेगा कि आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है कि व्हाई सोडियम इज केप्ट इन द इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। बड़ा सिंपल सा है, सोडियम हमारे पास में रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा शो करता है ना। इवन इन द एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट में आने पर ही ये जनरली क्या कर देता है, बर्निंग प्रोसेस में चले जाता है। तो इसकी रिएक्टिविटी हाई है, इसलिए इसको बचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट्स में ना आए इसलिए बचाने के लिए हम उसको इमर्स कंडीशन में रखते हैं केरोसिन ऑयल में। देखें क्या दिया हुआ है कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सबसे फर्स्ट लाइन में क्लियर कर दिया कि सोडियम बहुत ही ज्यादा क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट्स वाइगसली विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। एटमॉस्फेयर में जो हवा में जो मौजूद नमी है, ऑक्सीजन है, उसके साथ में ये क्या करेगा, बहुत तेजी से रिएक्शंस करेगा और क्या कर देगा, फायर। देयरफॉर इट इज केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, ताकि क्या हो कि एक्सीडेंटल रिएक्शंस को हम क्या कर सके, रोक सके, प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन और द एक्वस स्टेट्स बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। तो इसका सबसे एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको यूं बता दूं कि मोल्टेन स्टेट, तो फ्लूइडिटी की बात जब भी की जाती है तो हमेशा कब की जाती है, जब चार्जेस लिक्विड फॉर्म में हो तो ही हम फ्लूइडिटी पर बात करेंगे। अगर सॉलिड फॉर्म में तो फ्लूइडिटी तो हमको देखने को मिलेगी नहीं, एक जगह से दूसरी जगह का मोशन मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम यूं समझें कि इन सॉलिड स्टेट्स आयंस आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस। मोमेंट वहां पर नहीं मौजूद है। सॉलिड है तो वो अपने क्या करेंगे कि फिक्स पोजीशन में मौजूद रहेंगे, कैन नॉट मूव। हेंस नो कंडीशंस इन द मोल्टेन स्टेट्स और एक्वस सॉल्यूशंस आयंस आर फ्री टू मूव। और वहीं पर वहां पर बात कर रहे हैं कि सॉलिड के उसमें कोई कंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर मूवमेंट नहीं है। और मोल्टेन स्टेज में जनरली आयंस क्या है, फ्री टू मूव है, इसलिए वो कंडक्शंस को शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि व्हाई डू द मेटल्स जनरली फॉर्म पॉजिटिव आयंस वेल द नॉन मेटल्स आर नेगेटिव आयंस। हम देखते हैं जनरली क्लोरीन कैसा होता है, माइनस फॉर्म में होता है। फ्लोरीन कैसा होता है, माइनस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, माइनस फॉर्म में होता है। तो जितने भी हमारे लिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनको जनरली हम कहते हैं नेगेटिव फॉर्म में। और जो मेटल्स होते हैं, जैसे हमने बोला सोडियम +1 फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म है, पोटेशियम पॉजिटिव फॉर्म है, कैल्शियम पॉजिटिव फॉर्म है। तो मेटल सारे हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयंस देते हैं और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो हमें समझ में आना चाहिए कि मेटल सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मैंने आपको पीरियडिक टेबल में समझाया। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो एक्सेप्ट करेगा वो ऑलरेडी ऋणी कहलाएगा, मतलब कर्ज में चले गया, वो हमारे लिए माइनस फॉर्म में होगा। और जो डोनर है, दे रहा है, मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो मेटल्स जनरली 1 2 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड टेंड्स टू लॉस देम द अटेंड्स टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। मेटल्स क्या करते हैं, जनरली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर हैं तो वो क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे सोडियम हमारे लिए क्या है, 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, लेकिन पॉजिटिव 1 के केस में वो क्या हो जाता है, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। और वही डोनेट करने के कारण क्या होता है, जनरली वो एक नंबर 10 इनर्ट गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर अगर नॉन मेटल्स की बात कर दें, 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दें, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और गेन करने के बाद में जनरली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन करेंगे किसका, नोबल गैस का। तो यही रीजन है कि
नो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। दोनों ही जनरली कोशिश कर रहे हैं क्या कि हम इनर्ट गैसेस में आ जाएं, इनर्ट गैसेस की कंडीशन को ऑब्टेन कर लें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये पूरी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड है इसका आंसर, कि किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज हम देखते हैं। जो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ऐसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा उसकी जगह से। वही चीज यहाँ पर फाइंड करना है हमको। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस एंड द कॉपर मेटल। अब देखो सोडियम क्लोराइड दे रखा है, दूसरा कॉपर मेटल ले रखा है, तो ऑब्वियसली सोडियम की रिएक्टिविटी कॉपर के साथ में कंपेयर करेंगे तो लो रहेगी, तो लो किसकी रहेगी, कॉपर की रहेगी, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं करेगा। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें एल्यूमिनियम मेटल के साथ में, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम है, कम वाला तो हाई को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। सिल्वर हमारा आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है क्या, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस और कॉपर मेटल। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कॉपर क्या कर सकता है, रिएक्टिविटी ज्यादा शो करता है सिल्वर से, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर को अलग कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होती है जहां पर लो रिएक्टिविटी हो और हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल रिएक्ट कर रहा हो जिसको वो हटा सके। तो यहाँ पर देखें कि रिएक्शंस के समझा रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है कॉपर, तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो सिल्वर को हटा देगा और उसकी जगह पर ले लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा, और बाकी सिल्वर हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि नंबर 4 वाला उसका ऑप्शन दे रखा है, विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्यों दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी आपको समझाया, डिस्प्लेसमेंट जनरली लो रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी वाला केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग। रस्टिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, कोरोजन जो हमने पढ़ा था वहां पर समझा था, रस्टिंग मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जनरली चीजें मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रस्टिंग प्रोसेस में जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास में सारे प्रिवेंशन क्या क्या होते थे, हम ग्रीसिंग कर सकते थे, ऑब्वियसली ग्रीसिंग आ सकता है, पेंट हो सकता है, उस पर कलर कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। जनरली हम क्या कर रहे हैं कि मेटल को बचाएं, अगर सपोज ये मेटल है तो हमने इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसको अटैक न कर सके। तो ये सारे ही काम कर सकते हैं, मतलब इसमें आंसर हमारा बनना चाहिए क्या, ऑल अबाउट देखो दे ही रखा, ऑल अबाउट द मेथड प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन फ्राइंग पैन। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिकल आंसर बन रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, वाई एलिमेंट्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव द कंपाउंड्स विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड। कोई भी मेटल की अगर बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड्स आ रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और वो क्या कंपाउंड बना रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाला कंपाउंड बना रहा है। ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, और ये कंपाउंड पानी में भी सोल्यूबल है, ऐसे का नाम बताना हमको। तो हम बोल रहे एलिमेंट्स लाइकली टू बी द मेटल, तो मैंने अभी आपको बताया मेटल की बात हो रही है यहाँ पर, मेटल होगा ये, कोई सा एलिमेंट बोल रहे हैं, कौन सा एलिमेंट, अब वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है, वो मेटल हो सकता है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा वो, क्योंकि मेटल जनरली क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये होते हैं कैसे, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गिव रीजन आ रहे हैं यहां पर कि एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप द फूड आइटम्स। हम देखेंगे, हम टिफिन वगैरह में या फिर कहीं पर फूड आइटम्स को पैक करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। तो एल्यूमिनियम फॉइल जनरली मेलिबिलिटी को शो करती है। मेलिबिलिटी मतलब क्या, उसको हम ठोक पीट कर एकदम शीट में, पतली लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पेज की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। वही रीजन है कि एल्यूमिनियम हाईली मेलिएबल है, इसलिए जनरली वो क्या होगा, कोरोड नहीं होगा, और दूसरा ये कि क्या, वो एक पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, इमर्जन रॉड ऑफ हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस। आप देखो घर में जो हमारे हीटर्स वगैरह होते हैं पानी गर्म करने के लिए, जनरली मेटल्स के बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल है। नेक्स्ट है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम द इट्स सॉल्ट। अभी यही हुई, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कॉपर और जिंक। मैंने आपको बताया कि ना एनसीईआरटी की बुक में जो पीरियोडिक टेबल के बाद वाले चैप्टर्स में हमारे पास में चीजें दे रखी है रिएक्टिविटी सीरीज की, वो रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर अच्छे से कर ले कि जो हाई रिएक्टिव वाला है वो लो रिएक्टिविटी को एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा।
लेकिन अगर एलिमेंट लो रिएक्टिविटी से बिलोंग कर रहा है तो हाई रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो अब फिर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जनरली हम रिएक्शंस लिखते थे इस तरह से कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में हमने क्या किया, जिंक को मिलाया तो क्या बनाएगा, जनरली वो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि जिंक सल्फेट वाला सॉल्यूशन था और कॉपर को अगर मिलाएंगे तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट बना देगा और जिंक को बाहर कर देगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस नहीं हो कि हम नो रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो कॉपर लो रिएक्टिविटी वाला, तो लो रिएक्टिविटी वाला हाई रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये वाला है कि कॉपर सल्फेट, अब यहाँ पर दे रखा है क्या, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो आप देखें कि जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि जिंक का जो सॉल्ट है उसमें अगर कॉपर की रिएक्टिविटी करवाएंगे तो कॉपर लो रिएक्टिविटी वाले के होने के कारण जनरली जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन द केरोसिन। ये वही जो अभी ऊपर आया था कि सोडियम को इमर्स करके रखा जाता है केरोसिन ऑयल में क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मैंने अभी आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर ये क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। तो इसे बचाने के लिए यही कहते हैं कि इसके एक्सीडेंटल रिएक्शंस को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जनरली पोटेशियम और सोडियम को दोनों को इमर्स करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट रखा है कि एक्सप्लेन व्हाई इज आयरन नॉट यूज्ड इन मेकिंग द एल्यूमिनियम फॉइल। अभी मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम की मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आयरन जनरली इतना मेलिएबल नहीं होता, आयरन लोहे के हम दरवाजे बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, लेकिन इतना ही ज्यादा उसकी मेलिबिलिटी नहीं है कि उसको एकदम पतले कागज के रूप में रैपिंग कर सकें, मतलब हाथों से उसको मोड़कर हम क्या कर सकें कि फूड आइटम पैक कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आयरन इज नॉट मेलिबल इनफ। मेलिबिलिटी तो शो करता है क्योंकि हम दरवाजे बना रहे हैं, शीट बना रहे हैं, चादर वगैरह बना रहे हैं, पत्रे बना रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मेलिबिलिटी शो नहीं करता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि नॉट मेलिबल इनफ टू मेक द फॉइल्स एंड कोरोड्स इजीली। दूसरा रीजन भी दे रखा है कि आसानी से जंग भी लग जाती है, फूड आइटम उसमें रख नहीं सकते, तो एल्यूमिनियम की जगह पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। अब देखो यहाँ पर रीजन पूछा गया, बोले जिंक, आप बोल रहे हो रिएक्टिविटी ज्यादा है जिंक की, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? तो उसका रीजन सिंपल सा ये है कि इट लाइज एबव द कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इसलिए मैंने भी आपको बोला कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिविटी वाले हैं, जो नीचे है वो लो रिएक्टिविटी वाले। तो रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी पोजीशंस अपसाइड है, ऊपर है एज कंपेरिजन टू द कॉपर, तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको बैलेंसिंग रिएक्शंस करना ही है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बोला, बैलेंसिंग का तरीका सिखाया है, 9th के बेसिस पर भी सिखाया है। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें हर एक बेसिक सी चीजें मैंने शुरुआत से बताई है कि कैसे, क्योंकि होता है क्या, बच्चों को समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्ली अपनी पहले वाली क्लासेस में बेसिक सी चीजें सीखी नहीं है। तो अगर नहीं सीखी है तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने बेसिक से सारी चीजें शुरू की ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चीजें समझाई जा सके। आज हम फटाफट फटाफट समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने बेसिक सी क्लासेस वाले सारे वीडियोस बनाकर कंप्लीट कर लिए और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आपने उनको गो थ्रू किया है और वहां से चीजें सीख ली। ठीक है, तो आपने अगर अभी भी नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियोस की लिंक भी डाल दूंगा, आप वापस से जाकर एक बार जरूर देख लें। तो पहला दे रखा है राइट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में जिंक रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, हमने लिखने का तरीका पता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो देखो ये एल्यूमिनियम था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। दूसरा ये बना क्या रहा है हमारे लिए, तो ये भी देखें, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है ये और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने का काम कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है। बैलेंसिंग हमें क्लियर होना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, बैलेंसिंग करना मैंने सिखाया आपको। कॉपर रिएक्ट्स विद द मॉइस्ट एयर। कॉपर नमी वाली हवा जो चल रही है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसके साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखो नमी वाली हवा है, मतलब ऑलरेडी हवा में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ये सारी चीजें मौजूद होगी। तो कॉपर रिएक्ट करेगा तो जनरली क्या बना लेगा,
ये बना लेगा एक ग्रीन कोटिंग। किसकी ग्रीन कोटिंग बना देगा? एक कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्राइड की ग्रीन कोटिंग बना देगा। आयरन रिएक्ट्स विद द स्टीम, पानी भाप से रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये गैसेस फॉर्म में है, यहाँ पर हॉट है, आयरन रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा? आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक चीज और समझ में आना चाहिए कि जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ में तो जनरली वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो वो चीज भी हमारे ध्यान में होना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन द जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशंस ऑफ आयरन सेकेंड। तो आयरन सेकेंड, आयरन थर्ड, ये लिखने का तरीका ये कि यहाँ पर आयरन की जो बॉन्डिंग है वो हम 2 से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मतलब आपको जो है 2 पॉजिटिव आयरन वाला ही बात करना है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव पर बात नहीं करना है। ये उसकी स्टेट बता रहा है ना, वैलेंसी स्टेट कितनी आ रही है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक की जो रिएक्टिविटी वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द आयरन, इसलिए जिंक क्या करेगा? आयरन सल्फेट में से आयरन को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा, तो ग्रीन कलर ऑफ दिस सॉल्यूशंस फेड हो जाएगा, यही रीजन। जिंक आयरन सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक ने क्या किया? आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को बाहर कर दिया, जिंक सल्फेट बना दिया। रिएक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन और आंसर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलॉयज, गिव टू एग्जांपल्स। एलॉयज किसको बोलते हैं? एलॉयज जनरली हमारे लिए मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर्स को हम बोल सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, जो कि मिलकर एलॉय बनाते हैं, मतलब वो न तो मेटल हुए न नॉन मेटल हुए, उन्होंने बीच की प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया। जनरली कोरोजन न हो इसलिए हम एलॉय का यूज करते हैं। जैसे हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है स्टेनलेस स्टील, हमारे घरों में मौजूद होता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन बने हुए होते हैं, स्टेनलेस स्टील के हम घर पर रेलिंग वगैरह लगाते हैं, तो उनमें सभी में जंग लगने की प्रोसेस, जो रस्टिंग प्रोसेस है, वो नहीं होती। देखो ये चीज दे रखी है यहाँ पर। An alloy is the homogeneous mixtures of two or more than more metals or metals and the non-metals। यहाँ पर दे रखा homogeneous mixture, homogeneous वर्ड को समझें। होमोजेनस हम बोलते हैं ऐसी कंडीशंस में पार्टिकल का साइज होना चाहिए कि जो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम साइज में हो, एक जैसे दिखाई दे, ठीक है। होमोजेनस के केस में आते हैं तो होमोजेनस मिक्सचर्स हो, 2 या 2 से ज्यादा मेटल हो सकते हैं या मेटल नॉन मेटल हो सकते हैं, ठीक है। उनसे ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज की चीजें तैयार की गई। तो ये हमने बोल दिया कि ब्रास, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें कि आयरन, कार्बन, निकिल और क्रोमियम, ये सारी चीजें मिक्स करके स्टेनलेस स्टील को तैयार किया है, ठीक है। तो ये जनरली एक्चुअल में क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि रस्टिंग प्रोसेस न हो इसलिए हम एलॉय तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल्स आफ्टर रिएक्टिंग विद द वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कैल्शियम जब रिएक्ट करता है, कैल्शियम मेटल्स आफ्टर रिएक्टिंग विद द वाटर, तो वो फ्लोट करना, पानी पर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है उसके वाटर बबल्स उसके सरफेस पर चिपक जाएंगे। कैल्शियम जब पानी से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। और यही गैस के जो बबल्स हैं ये कैल्शियम की सरफेस पर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, जिसके कारण बबल्स कैल्शियम को क्या कर देगा? लाइट कर देगा। अब जैसा अगर मान लीजिए ये कैल्शियम है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स के ऊपर चिपक गए हैं और किसी भी बबल्स में एयर मौजूद होती है और एयर क्या करेगी? इस कैल्शियम को हल्का बना देगी, जिसके कारण ये पानी में डूबने के बजाय पानी पर फ्लोट करने का काम करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सॉरी, हंसी चल रही है। राइट ऑब्जर्वेशंस, कॉपर इज हीटेड इन द एयर। क्या होगा अगर कॉपर को हम हवा में क्या कर दिया जाए? जला दिया जाए, बर्न कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कोटिंग बन जाएगी। ऐसे ही आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस भी बना है इसका कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या होगा वहां पर? तो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो आयरन क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और सॉल्यूशन हमारे लिए ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी इक्वेशन भी आप याद रखेंगे।
ऐसे नेक्स्ट दे रखा है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम। सिल्वर के आर्टिकल्स हम पाइजब हो गई, अंगूठी हो गई, हमारे लिए रिंग जिसको हम हाथों में पहनते हैं, कुछ समय बाद काली हो जाती है। हम फिर वापस जनरली गोल्ड इसमें सुनार के पास में लेकर जाते हैं और उसको साफ करवाने का काम करते हैं, धुलाई करवा लेते हैं उसकी, वो एसिड में डालकर या तो ऊपर की लेयर साफ कर देते हैं, तो ये वापस से चमकने लगती है। होता क्या एक्चुअल में, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर जनरली एक्चुअल में क्या है, तो सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड, उसके ऊपर जो लेयर होती है वो जनरली किसकी कोटिंग हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है, जिसके कारण वो ब्लैकिश इन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट फूड इज कुक्ड इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। खाना हम जनरली ज्यादातर एल्यूमिनियम यूटेंसिल में बनाते हैं, हमारे घर में कुकर देख लो, कढ़ाई देख लो, तो जो बर्तन हम स्टेनलेस स्टील में नहीं बनाते हैं, ज्यादातर हम जो खाना बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाते हैं। क्या रीजन है, उसका रीजन है कि एल्यूमिनियम कोरोजन प्रोसेस में नहीं जाता है, उसमें वो क्या करेगा जनरली, एल्यूमिनियम डज नॉट कोरोड ड्यू टू द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर डेवलप होने के कारण जनरली वो कोरोजन प्रोसेस में नहीं जाता है, इसलिए वो क्या है, सेफ फॉर कुकिंग है। कुकिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखो यहां से आपको चीजें कुछ समझने वाली है, कि आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको क्वेश्चंस पढ़ना जरूरी है। यहां पर पूछा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दो वेरिएशंस बनते हैं जनरली, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल की भी बनती है, नॉन मेटल की भी बनती है, बड़ा ध्यान से सुनना। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल की केमिकल पूछिए, आप लिखाते हो फिजिकल, क्यों, क्योंकि बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, भागते हैं, फिजिकल बड़ा आसानी से याद रख लेते हैं कि भैया वो चमकदार है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, आसानी से याद करके चले जाते हैं। समझना हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पाते, इसलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज को की जगह पर फिजिकल लिख कर आ जाते हैं। तो यहां पर समझें कि फिजिकल और केमिकल बोथ आर अलग अलग है, दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम समझे कि फिजिकल पूछा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में फिजिकल, मेटल की फिजिकल पूछा है, नॉन मेटल की भी फिजिकल आएगी, ऐसे ही मेटल की क्या आएगी, केमिकल आएगी, ऐसे नॉन मेटल की भी केमिकल आएगी। मेटल जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, केवल किनको छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि इनको हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ द नाइफ भी कट किया जा सकता है, चाकू से भी उनको काटा जा सकता है। तो बाकी जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। दे आर मेलिबल, मेलिबल मतलब मैं अभी आपको ऊपर समझा चुका हूँ, पतली शीट में एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जांपल आया था कि हम उसको ठोक पीट कर क्या कर सकते हैं, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब हम उनको एक पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कॉपर का एग्जांपल देख लो, आपकी बुक में गोल्ड का भी एग्जांपल दे रखा है कि एक छोटे सा 1 ग्राम से हम किलोमीटर्स का जनरली तार बना सकते हैं। तो कॉपर का देखो वायर बन रहा है, एल्यूमिनियम का वायर बन रहा है, तो जो वायर बन रहा है वो एक्चुअल में क्या है, हमारे लिए डक्टाइल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम मेटल्स को जनरली क्या कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर का भी फिर एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम का, कि हमने वायर बनाए ही उनके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर रहे हैं, रस्टिंग प्रोसेस उसमें जो रेजिस्टिविटी वो लो है, तो इजीली क्या कर सकते हैं, जनरली कंडक्शन कर सकते हैं। दे आर लस्टर, शाइनी होते हैं। आप देखो ऑर्नामेंट्स यूज कर रहे हैं हम लोग गोल्ड सिल्वर के, तो शाइनी होते हैं। दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सारे ही क्या है, सॉलिड है। गर्म करोगे तो वो बात अलग है कि मेल्ट होने लगेंगे, और उनका सबका मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग जा सकता है। रूम टेम्परेचर पर जनरली क्या है, सारे ही सॉलिड है। केवल एक्सेप्शन में आता है कौन, मरकरी, जो कि हमारे लिए लिक्विड फॉर्म में है। तो एक अकेला इकलौता मेटल ऐसा है जो हमारे पास में लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होंगे, ठीक है। दो चीजों को छोड़कर अभी मैंने आपको ऊपर बताया, सोडियम और पोटेशियम हमारे लिए इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको विद द हेल्प ऑफ द नाइफ कट किया जा सकता है, मतलब सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान रखना ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल थी। ऐसे ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पर अगर बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या है, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटल। अब आप देखो मेटल सारे हमारे लिए सॉलिड थे, हार्ड थे, यहाँ पर कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ब्रिटल होंगे। एक्सेप्शन यहाँ पर भी है डायमंड। डायमंड बड़ा सॉलिड फॉर्म में आता है, बड़ा हार्ड होता है ना, इससे हम दूसरी चीजें कट करने में इस्तेमाल करते हैं, ग्लास कटिंग वगैरह में हम डायमंड यूज करते हैं। दे आर नॉट मेलेबल और डक्टाइल, इनको पतली शीट में या वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है।
दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनके हम वायर भी नहीं बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। केवल एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि ग्रेफाइट है, जो कि क्या है, एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसका रीजन ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जनरली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के केस में इसके पास में क्या होते हैं कि एक एक बॉन्ड फ्री होते हैं, जिसके बेसिस पर ये क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को शो करते हैं, रिएक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर इनके पास में फ्री वैलेंस चार्जेस मौजूद रहेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बाकी नॉन मेटल सारे कैसे हैं हमारे लिए, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, ये हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ग्रेफाइट उसका एक्सेप्शन है। दे आर नॉट लस्ट्रस, आयोडीन को छोड़कर सारे ही चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है, आयोडीन क्रिस्टल फॉर्म में होता है, चमकीला होता है। दे आर जनरली गैसेस एट और द सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर, ये जनरली या तो गैसेस फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में होंगे। दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आप देखेंगे इनकी हार्डनेस कम है, हार्डनेस कम है, सॉफ्ट है, तो ऑब्वियसली सॉफ्ट, अभी अपनों ने सोडियम पोटेशियम के लिए भी ये लाइन बोली थी, सॉफ्ट है तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो रहेंगे। ये भी सॉफ्ट हैं तो इनके भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑब्वियसली कैसे रहेंगे, सॉफ्ट है तो लो ही रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये दोनों हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, मेटल और नॉन मेटल की। अगली हम बात करते हैं जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो सिंपल सा है कि रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन, अभी ऊपर हमने समझा था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। देखो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन शो करी, सोडियम ऑक्साइड बना, मेटेलिक ऑक्साइड एक्चुअल में वो, ठीक है। तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद द वाटर, मेटल फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। देखो मेटल ने वाटर से रिएक्ट करा, क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो जो भी मेटल है, करस्पॉन्डिंग मेटल उसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ऐसे रिएक्शन विद द एसिड दे रखा है कि मेटल रिएक्शन रिलीज द हाइड्रोजन गैस, ये हमारे लिए एक्चुअल में क्या है, मेटल रिएक्ट, अभी मैंने आपको बताया सॉल्ट बनाया था, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे। तो मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक सॉल्ट बना, और क्या बनाया, जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। ऐसे ही रिएक्शन विद द अदर मेटल्स सॉल्ट्स की अगर बात करते हैं तो मोल रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। अभी अपनों ने ऊपर चीजें समझी थी डिस्प्लेसमेंट को लेकर, कॉपर वगैरह और जिंक को लेकर, तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात कर सकते हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पर, कि नॉन मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो जनरली एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड तो ये भी बना रहे हैं मेटल की तरह, लेकिन मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, जो कि एसिडिक इन नेचर होगा। ऐसे रिएक्शन विद वाटर, तो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड की बात कर दें तो एसिड्स के साथ में भी नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। रिएक्शन विद द बेसेस की बात कर दें तो कुछ मेटल्स ऐसे हमारे, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं हमारे लिए जो कि बेसेस के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट डेवलप करते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन का दे रखा है कि क्लोरीन हमारे लिए नॉन मेटल है, वो क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ में सोडियम सॉल्ट बनाया, और यहाँ पर जनरली क्या हुआ कि वो सॉल्ट फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, ये आता ही आता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में वेरिएशंस बताना बड़ा सिंपल सा है। अभी ऊपर अगर प्रॉपर्टीज है याद हमें, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को अपोजिट वे में सारी चीजें लिख सकते हैं। कि मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स इनके कैसे होते हैं, हाई होते हैं, सॉलिड होते हैं सारे रूम टेम्परेचर पर। हमने बोला था एक्सेप्शन कौन सा है, मरकरी का। नॉन मेटल्स की अगर बात करते हैं तो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब अंगूर होते हैं, टूट जाएंगे अगर इनको ठोकेंगे पीटेंगे तो। मेलेबिलिटी डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शन उसका ग्रेफाइट का भी हमने समझा था। नॉन लस्टर्स होते हैं, आयोडीन उसका क्रिस्टल फॉर्म है इसलिए वो चमकदार होता है, तो बाकी सारे नॉन लस्टर्स के फॉर्म में आएंगे। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे उसके। एग्जिट सॉलिड लिक्विड गैस सभी फॉर्म में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसको बोलते हैं, ये कितनी ही बार आया है एग्जाम में। गिव एन एग्जांपल, ऑक्साइड्स दैट शोज द बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेसिक प्रॉपर्टीज। ऐसे ऑक्साइड्स, अभी अपनों ने ऊपर पढ़ा ना कि मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ऐसे ही अगर हमने बोला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करें, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और जिंक ऑक्साइड। ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं मेटल के जो कि एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कभी एसिड की तरह बिहेव करेंगे और कभी ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो इसे हम बोल रहे हैं जनरली क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट दे रखा है व्हाई इज आयरन मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द सिल्वर। रीजन पूछा है, आयरन लाइज अबव द सिल्वर। अभी वही रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन की पोजीशन ऊपर है, सिल्वर की पोजीशन नीचे है। यही रीजन है कि रिएक्टिविटी आयरन की ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द एल्यूमिनियम नॉट कोरोड इजीली। वही है कि एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए थीन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एल्यूमिनियम क्या बना लेगा? जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर डेवलप कर लेगा और यही लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगी कोरोजन प्रोसेस में जाने से। और यही रीजन था कि अभी हमने समझा था कि ज्यादातर हम बर्तन जो यूज करते हैं घर में, यूटेंसिल जो यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो क्या है हमारे लिए? सारे ही एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कोरोजन प्रोसेस में नहीं जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हम इतनी बार बोल रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज है क्या एक्चुअल में? रिएक्टिविटी सीरीज एक तरह से अरेंजमेंट है। किनका अरेंजमेंट है? तो मेटल्स का अरेंजमेंट है। और वो भी कैसा अरेंजमेंट है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब सबसे ऊपर जो हाई रिएक्टिविटी वाला है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो लो रिएक्टिव वाला है वो नीचे लिखा जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे हैं कि हाई रिएक्टिविटी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, नीचे सबसे कम। तो मेटल का ऐसा अरेंजमेंट जो उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर, रिएक्टिविटी के बेसिस पर हो और ऑर्डर कैसा हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, वो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज बन जाएगी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे हमने बोला पोटेशियम सबसे ऊपर रखा है टॉप पर। लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो कि सबसे कम रिएक्टिविटी को शो कर रहा है उसको हमने रखा बॉटम पर, जिसका नाम हमने बोल दिया गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। वाई इज कैल्शियम मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम। अब आपको तो ये आंसर पता ही चल जाना चाहिए अगर रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद करी है तो। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम बिकॉज इट्स एटम्स कैन लूज टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली ड्यू टू द लार्जर एटॉमिक साइज, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। इसको हम यूं समझें कि न्यूक्लियस का पावर ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे शेल बढ़ती चलती है, न्यूक्लियस का पावर ऑफ अट्रैक्शन कम होते चलेगा। तो कैल्शियम का एटम का साइज ज्यादा है मतलब उसके पास में न्यूक्लियस से लास्ट शेल की डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, जिससे कि लास्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन को बांध पाना पावर ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होगा। तो इजीली वहां के लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। यही रीजन है कि जनरली वो आसानी से क्या कर सकते हैं? कैल्शियम हमारा ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है एज कंपैरिजन टू द मैग्नीशियम। ओके, तो ये हमारा था पूरा चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेबस। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। अगर अभी भी हमें कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स करें, हम उसके लिए वापस से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके अकॉर्डिंग नए तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में मैं वही बोलूंगा कि पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर। क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विद जहीन सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।